एवरीवन, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। अपने इस केमिस्ट्री के क्लास में हम जो है वो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट की तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9445980208 पर कॉल करके जो है अपनी क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपको 1 वीक डेमो फ्री दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एनालाइज कर सकेंगे कि क्या जो हम टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या यहाँ का स्टाफ इतना कैपेबल है कि वो आपको आपके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवा सके। ये सब चीज़ें जब आपको ठीक लगती हैं तो आप फीस डिपॉजिट करके जो है वो फीस दे सकते हैं और एडमिशन परमानेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो है वो 1 वीक डेमो फ्री किया है। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट, क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी हमारे जो है वो मेन क्राइटेरिया है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। नीव इंस्टीट्यूट ने 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स के लिए रखा है। जहाँ तक हमारे HP टेट की फ़ीस की बात है वो है 1999 रुपीज़, और इस फीस में भी जो है हम 20% डिस्काउंट जो है वो HP टेट में या हमारे और कोर्सेज में जो है वो BPL स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि HP टेट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू होती है जब हम 1 किलोग्राम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और डिफरेंट फ्यूल जैसे आपका वुड है, पेट्रोल है, बायोगैस है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, LPG है, ठीक है, इनकी सब की अलग अलग होती है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी। देखिए, जो वुड है उसकी जो वैल्यू है वो रहती है 12,000 से 17,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, पेट्रोल की रहती है 25 से 30,000 तक, बायोगैस की रहती है 35,000 तक, और सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है आपकी हाइड्रोजन की। ये रहती है 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब अगर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उससे हमें जो है वो 1.5 लाख तक जो है वो एनर्जी जो है वो मिलती है। ठीक है, तो इसको हम किलो जूल पर किलोग्राम में जो है वो डिनोट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो होगी आपके यहाँ पे हाइड्रोजन की। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज सिस्टम। कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। देखिए, जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं वैसे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड जो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जहाँ पे मास और एनर्जी बोथ सिस्टम और सराउंडिंग की जो है वो आपस में एक्सचेंज होती है। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मास नहीं होता लेकिन एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम कौन है। तो पहला एग्जाम्पल है जेट इंजन, टी प्लेस्ड इन स्टील केटल, प्रेशर कुकर, रॉकेट इंजन ड्यूरिंग परपल्शन। ठीक है,
तो सब मैं आपको बता दूं, क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो है सराउंडिंग के साथ जो है वो हीट एनर्जी चेंज होती है, मास चेंज नहीं होता। तो इसका एग्जांपल है टी प्लेस्ड इन स्टील केटल। जब हम केटल में जो है वो टी प्लेस करते हैं तो उसका मास सराउंडिंग के साथ जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन क्या चेंज होता है, सिर्फ वहाँ उसकी सिर्फ जो है वो हीट एनर्जी जो है वो चेंज होती है। थोड़ी देर के बाद, आप बहुत टाइम के बाद, वैसे तो केटल जो है वो काफ़ी देर तक गर्म रखती हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखते हैं 2-4 घंटे बाद तो वो थोड़ी ठंडी होने लगती है। तो सिर्फ मास जो है वो चेंज नहीं होता है, जो हीट एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। और जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं वहाँ ना मास चेंज होता है ना हीट एनर्जी चेंज होती है सिस्टम से सराउंडिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, तो 1 यहाँ पे थोड़ी ऑप्शन गलत है। 1 कैलोरी होती है 4.184 जूल, ठीक है। और कई बार इसको हम 1.18 जूल भी लिखते हैं, ठीक है। तो 1 कैलोरी होती है 4.18 जूल, ठीक है। और 1 जूल मैं बताऊं, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1.84 जूल। तो यहाँ पे थोड़ा पॉइंट जो है वो गलत है, ये यहाँ पे आएगा 4.184 जूल। 1 कैलोरी की वैल्यू ये होती है, और जो 1 जूल है, 1 जूल जो आपका है वो होता है 10⁻⁷ अर्ग। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, लेकिन जो पॉइंट है वो 4 के बाद आएगा। 4.184 जूल 1 कैलोरी जो है वो इसके इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, ठीक है। वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर क्या होता है जब जहाँ जो है वो सब्सटेंस जो है वो कैच करते हैं फायर। क्राफ्ट टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉयल टेम्परेचर। तो मैं आपको बता दूं कि वो लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे जो है वो सब्सटेंस कैच करते हैं फायर वो होता है इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। वो होता है आपका इग्निशन टेम्परेचर, जहाँ पे कोई चीज़ जो है वो जलना स्टार्ट करती है। जैसे आपका पेपर है, तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर सच में ही बहुत लो है, क्योंकि वो एकदम से आप मैच स्टिक लगाएंगे वो जल उठेगा। लेकिन जैसे आप एक वुड ले लो, लकड़ी, तो उसको आप एक मैच स्टिक से नहीं जला पाएंगे, ठीक है। उसको पहले प्रॉपर हीट देनी पड़ेगी, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे आना पड़ेगा, तब वो जलना स्टार्ट करेगी। वो होता है इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैचेज फायर। नेक्स्ट है, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन गोज टू, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में बताऊं तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट था वो गया था चैडविक को। किसको गया था? चैडविक को गया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो था वो। और रदरफोर्ड ने जो था वो मॉडल दिया था। रदरफोर्ड जो थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उनको जो है वो फादर ऑफ जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एटम के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होने की बात कही थी, ठीक है। तो जो आइंस्टाइन थे उन्होंने इक्वेशन दी थी लाइट की, ठीक है। तो क्रेडिट फॉर डिस्कवरी न्यूट्रॉन की बात करें तो वो जाता है पर्टिकुलरली जेम्स चैडविक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन। जो बोहर मॉडल था, ठीक है, बोहर उन्होंने जो है एटम का मॉडल दिया था, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? तो ऑप्शंस हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द सोलर स्पेक्ट्रम। तो जो बोहर मॉडल था उसमें उन्होंने बताया था स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऐसे एटम और आयन जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, उनका स्पेक्ट्रम जो था वो बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं उनका उन्होंने जो है वो बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं, स्पेक्ट्रम जो था वो बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। सिर्फ किसका किया था? स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो। जैसा हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। जैसे लिथियम 2 पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है। तो लिथियम 2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 इसने दे दिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो और हाइड्रोजन एटम सिर्फ
उसका ही बोहर मॉडल ने स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एक्सप्लेन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। देखिए ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन से पूछा है और कई बार जो है वो यहाँ न्यूमेरिकल भी से भी पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर को हम हमेशा ही नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है, अगर मैं बात करूं मास की, तो वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। जो आपका एटॉमिक मास है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड ऑफ मैचस्टिक इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो हेड ऑफ मैचस्टिक, आपको पता है कि हेड को जब हम मैचस्टिक को रब करते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वो जल उठता है। तो जो हेड ऑफ मैचस्टिक जो है वो किसका बना होता है, तो हेड ऑफ मैचस्टिक जो है वो बना होता है मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। जो आपको ब्लैक सा दिखता है हेड मैचस्टिक का, वो बना होता है मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। जो जो रबिंग सरफेस होता है मैचस्टिक पे वो बना होता है रेड फास्फोरस और स्टार्च का, ठीक है। लेकिन जो हेड है मैचस्टिक का वो एक मिक्सचर होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट, और जो सरफेस होता है वो बना होता है आपका रेड फास्फोरस का। तो जब हम जो हेड को रब करते हैं वहां पे तो वो जल उठता है फास्फोरस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेड ऑफ मैचस्टिक कंटेन इज ऑप्शन नंबर जो सी है आपकी वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर जनरली कंटेन ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक, ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाए होते हैं, उनमें एक ड्राई पाउडर होता है। तो वो किसका होता है, सोडियम नाइट्राइट, लिक्विड अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैं आपको बता दूं फायर एक्सटिंग्विशर में जो पाउडर होता है वो रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इसकी जब रिएक्शन होती है तो यहाँ से हमें वाटर भी मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है। तो आप याद रखना जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, वो ड्राई पाउडर की फॉर्म में जो है वो भरा हुआ होता है और उसका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, वो है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या होती है। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पता है जो रस्ट होती है उसका फॉर्मूला है Fe2O3, ठीक है, .10H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपके रस्ट का, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली चलती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज मेड बाय, ठीक है। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जिसको हम जो है मॉडर्न, यहाँ जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आधा प्रिंट हुआ है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडलीव ने टेबल दिया था, सही बात है। उन्होंने जो टेबल दिया था वो दिया था एटॉमिक मास के, जो एटॉमिक वेट थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो मॉडर्न, यहाँ पे आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है मेंडलिव पीरियोडिक टेबल नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो दिया था मोस्ले ने, और इन्होंने जो है वो
जो प्रॉपर्टीज़ जो रिपीट होती हैं, ठीक है, वो होती हैं जो पीरियोडिक लॉ था उन्होंने दिया था कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटम्स की, दे आर द एटॉमिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी करती हैं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर पे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी यही बोलता है कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है प्रॉपर्टी, ठीक है। और मेंडली पीरियोडिक टेबल, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो मोस्ले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड, ठीक है, कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट क्या कहते हैं। देखिए जो थर्ड पीरियड है उसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। और ये 8 एलिमेंट्स होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में। जैसे सबसे पहले है आपका यहाँ पे सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, 1 2 3 4 5 6, फिर क्लोरीन, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है आपका आर्गन। ये जो 8 एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। इनको टिपिकल एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है अपने अपने ग्रुप के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो क्वालिटीज़ हैं ग्रुप की वो इनके अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करती हैं। तब इनको टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये अपने अपने ग्रुप के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये 18 नंबर में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉकी एंड सिलिशियस मेटल एसोसिएटेड विद एन ओर इज कॉल्ड, ठीक है, कि ओर के साथ एक रॉकी और सिलिशियस मेटल होता है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए ओर जब हम मिनरल से जो है वो किसी मेटल को प्रॉफिटेबली जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब हमें वहाँ पे बड़ी मात्रा में मिनरल, जो भी हमारी मेटल हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिनरल की फॉर्म में मिलती हैं। और जब मिनरल में किसी पर्टिकुलर मेटल की जो है उपलब्धता ज़्यादा हो तो उसे हम ओर कहते हैं, ठीक है। और जब हम ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, रॉकी एंड सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मैटर होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स और गैंग। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स और गैंग, ठीक है। तो जो ओर के साथ जो अगर इम्प्योरिटीज होती हैं, रॉकी एंड सिलिशियस मैटर होता है, उसको हम बोलते हैं गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्कली मेटल विच एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, ठीक है। तो देखिए प्लांट में जो है वो बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, और उसमें जो है एक एल्कली मेटल है जो मेन न्यूट्रिएंट है, तो वो है हमारी पोटाशियम, ठीक है। पोटाशियम जो है वो एक एल्कली मेटल है और प्लांट का जो है वो मेन न्यूट्रिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 बिकॉज ऑफ। देखिए कार्बन जो है ग्रुप 14 को बिलोंग करता है और वो उनसे डिफरेंट है। तो ऑप्शंस हैं लार्ज साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, कैटिनेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो कार्बन जो है वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स से अपने जो उसके ग्रुप में हैं, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, सेलेनियम है, ठीक है, तो उनसे जो है वो डिफरेंट है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, आपको पता है, दैट इज कैटिनेशन, ठीक है। इस कारण वो अपने अदर ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट है। कैटिनेशन का मतलब है अपने ही एटम के और एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाना। ये कार्बन की सबसे बड़ी जो है वो क्वालिटी है। तो इसके कारण वो ग्रुप अदर अपने जो ग्रुप 14 है जहाँ वो रहता है वहाँ पे जो और एलिमेंट्स हैं उनसे जो है वो डिफरेंट है। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू मेक बॉन्ड विद इट्स ओन एटम, ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, तो उसको बोलते हैं कैटिनेशन। और सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टी कैटिनेशन की अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की जो है वो कार्बन की ही होती है, ठीक है। और जो
ये कार्बन के जो अप्रूप हम पढ़ते हैं फॉर्म्स, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, जैसे हमारे पास टाइप डायमंड है, ग्रेफाइड है, ब्लैक फुलरिन्स हैं, ठीक है। तो ये सारी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, वो कैटिनेशन की वजह से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज डीकलराइजर। ठीक है, कार्बन की कौन सी फॉर्म जो है वो डीकलराइजर यूज होती है? तो वुड भी कार्बन की फॉर्म है, डायमंड भी जो है वो एलोट्रॉप है कार्बन का और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कोक जो है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की, और एनिमल चारकोल ये भी जो है वो एनिमल की बोन से बना हुआ होता है। तो सब के सब जो है वो कार्बन के प्रोडक्ट हैं। लेकिन डीकलराइजर कौन यूज होता है? तो डीकलराइजर इन सब में जो है वो एनिमल चारकोल यूज होता है, ठीक है। यह एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है, ठीक है, एंड डीकलराइजर भी जो है वो इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एनिमल चारकोल जो है वो बोन से बनता है, एनिमल की बोन से, क्योंकि उनमें कैल्शियम होता है, ठीक है। तो वो डीकलराइजर एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है आपका एनिमल चारकोल। एनिमल चार भी इसको बोलते हैं, CHARR करके, कई बार एनिमल चार भी लिखा होता है, ठीक है। आगे है, चूज द स्ट्रॉन्ग, सॉरी रॉन्ग आएगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर। कार्बन एक नॉन मेटल है, पर हाँ ये गुड कंडक्टर है, स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो कार्बन की फॉर्म है ग्रेफाइट, वो दैट इज तो वो तो कंडक्टर है ही है, तो ये सही है, ठीक है। कार्बन केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही बात है। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के ही बॉन्ड्स और कंपाउंड्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन इज अ टिपिकल एलिमेंट, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। कार्बन जो है वो टिपिकल मेटल नहीं है। मैंने आपको बताया टिपिकल एलिमेंट्स कौन हैं, जो थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं, मैंने 8 एलिमेंट्स में के नाम दिए, उसमें कार्बन का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो जो कार्बन है वो टिपिकल मेटल नहीं है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इन्होंने लिखा है कार्बन इज अ टिपिकल मेटल, ये गलत है, कार्बन टिपिकल मेटल नहीं है। नेक्स्ट है, डायमंड इज जनरली ऑक्टाहेड्रल इन शेप, ये सही है, डायमंड ऑक्टाहेड्रल होता है शेप में, क्योंकि एक वहाँ पे जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है, और डायमंड हार्डेस्ट फॉर्म है और एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन इज अ टिपिकल मेटल, क्योंकि कार्बन जो है वो टिपिकल मेटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंडली पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, ये अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया कि जो मेंडली पीरियोडिक लॉ था, जो मेंडली पीरियोडिक लॉ था, वो एटॉमिक वेट पे जो था वो डिपेंड था। किस पे डिपेंड था? वेट पे। उन्होंने बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ये बोला था मेंडली पीरियोडिक लॉ ने, कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो वेरी करती हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक वेट जो है वो वेरी करता है। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लेकिन मेंडली पीरियोडिक लॉ जो बेस था वो एटॉमिक वेट पे था, आपने याद रखना है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वेट जो था वो डिपेंड था एटॉमिक नंबर पे। आगे है, विच प्रोसेस इज सूटेबल फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एनिलीन, कि एनिलीन की प्योरिफिकेशन के लिए जो है वो कौन सी प्रोसेस यूज होती है? पहली है सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो सिंपल डिस्टिलेशन नहीं होगा, जो एनिलीन है उसको जो है हम स्टीम डिस्टिलेशन से जो है वो रिमूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टिलेशन होती है वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर होती है, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन से जो है वो हम एनिलीन को जो है वो प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो हम करते हैं जहाँ बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है वो हम उन सब्सटेंसेस की डिस्टिलेशन करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर होता है, लेस देन 25 केल्विन, ठीक है। और स्टीम डिस्टिलेशन
डिस्टिलेशन एनिलीन की प्योरिफिकेशन के लिए होती है। ठीक है, तो आज के लिए यही हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। आई होप ये जो एमसीक्यूज़ थे ये आपको आपके टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।